हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। और आपको करना भी चाहिए मेहनत, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में ना बहुत ऐसे खुशनसीब लोग ही होते हैं जिन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके कह सकते हैं कि वो इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या उन पे ऊपर इतना जिम्मेवारी होती है कि वो चाह के भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें घर संभालना होता है, फैमिली संभालना होता है। लेकिन बहुत ऐसे खास लोग होते हैं, बहुत ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनके गार्जियन उन्हें पूरा फुल टाइम जो है पढ़ने का मौका देते हैं। तो आज इस इंडिपेंडेंस डे में आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर और माइंड को जो है ना एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फुली फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसे खुशनसीब लोगों में आपको, जिनको यह मौका मिला है जिंदगी में कुछ करने का, आपके ऊपर अभी कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल आप फ्रीडम हो, फ्री हो, आजाद हो। तो आप भी उन फ्रीडम के साथ आप अपने जज्बे को आगे बढ़ाते हुए ये सोचकर पढ़ाई करें कि हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनको ये मौका मिला कि दिन रात मेहनत करके अपना और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। तो चलिए एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों को स्टैटिक जीके की, और इसमें सालू मिस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको इन प्रश्नों को बताएंगे। तो मिलते हैं सालू मिस से एक नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 98 और आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे वो प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी कर देने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग प्लैनेट्स वाला क्वेश्चन उठाएं और कोशिश करेंगे कि आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड क्या है। यहाँ पे उस टेरेस्टेरियल बॉडी के बारे में बात हो रहा है जो मिलकर के हमारा पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह के सवाल आते हैं कि सौर मंडल का अंग कौन कौन सा है, सौर मंडल का पार्ट कौन कौन सा है। जैसे आपके तारे हो गए, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गया, ये सारे के सारे किसके भाग हैं, तो ये सारे के सारे आपके सोलर सिस्टम के भाग हैं, जिसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे देखिएगा ये हो गया अपना सन, ठीक है, जो हमारे सौर मंडल का क्या है, तो हमारे सौर मंडल का मुखिया है। ये हो गया सूर्य, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का तारा है, ठीक है, ये एक प्रकार का तारा है। अगर आपसे सवाल करता है कि सूर्य में, आपसे सवाल करता है कि सूर्य में जो है आपका कौन सा ग्रह होता है या फिर सूर्य किस चीज से बना होता है, तो सूर्य जो है ये आपका गैस से बनता है, ठीक है, सूर्य जो है ये आपका गैस से बनता है। और गैस में भी कौन सा गैस होता है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में जो ताप है, सूर्य में जो उष्मा है, वो किस वजह से आता है, वो आता है आपका नाभिकीय संलयन की वजह से, ठीक है। किससे आता है, वो आता है आपका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के वजह से। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होते चला जाता है, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को आप अगर 100% मानते हो, तो उसमें से जो आपका सूर्य है, उसमें से जो आपका सूर्य है वो लगभग आपका 99.86% भाग कवर किया हुआ, पता है आपको। मतलब सोच लो कि कोई 100 रुपया है, तो 100 रुपया में आपका सूर्य के पास कितना रुपया है, तो 99.86% रुपया जो है ये आपका सूर्य के पास है। तो इतना बड़ा सूर्य का द्रव्यमान है। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से कितना ज्यादा बड़ा है, तो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य में जो है आपका एक गैस है, और एक आपका सूर्य जो है किस अवस्था में होता है, ये आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य जो है ये किस अवस्था में होता है, तो ये आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है, ये सब चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और आपका ये एक प्रकार का क्या है, ये आपका एक प्रकार का गैस है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो भी ग्रह हैं, उपग्रह है, वो किसका परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। क्या सूर्य स्थिर है, क्या सूर्य एक जगह पे रुका हुआ है और उसका सारा ग्रह परिक्रमा कर रहा है, जी नहीं, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। किसका परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा कर रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का, पृथ्वी जो है ये सूर्य का 365 दिन में आपका चक्कर लगाता है। 365 दिन 6 घंटा होता है, जो मिला के लीप ईयर बनता है। 365 दिन में चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग एक साल कहते हैं। आप ये बताओ कि सूर्य जो है ये आकाश गंगा का परिक्रमा कितने समय में करता है, तो सूर्य जो है ये अस्थिर नहीं है, पहली चीज तो ये हो गया। सूर्य जो है आकाश गंगा का परिक्रमा ये 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर
करता है। कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष में ये आपका सूर्य जो है आकाशगंगा का परिक्रमा पूरा करता है। और इसी 25 करोड़ वर्ष का जो टेन्योर होता है, इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर, या कॉस्मोस ईयर, ठीक है, या कॉस्मोस ईयर। इन सारी बातों को याद रखिएगा। ये तो हमारे सूर्य का बात हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, बहुत सारे में हमारे पास नंबर भी है, 8 ग्रह हैं और इनके बहुत सारे उपग्रह हैं जो आपका सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ग्रह के साथ एक और भी पार्टिकल है जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा होता है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो बड़े होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो छोटे होते हैं। जो आपसे सवाल में पूछा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? ये हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह। कहाँ पर है क्षुद्र ग्रह? तो ये देखो, ये सबसे पहले हो गया आपका सूर्य के सबसे पास का ग्रह हो गया। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका मरकरी, जिसको हम लोग बुध कहते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा मरकरी, MERCURY, मरकरी। ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह हो जाएगा। सूर्य से सेकंड नंबर का जो ग्रह है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। और आपको पता होना चाहिए कि मरकरी नहीं, जबकि वेनस जो है ये सबसे बड़ा, सबसे गर्म ग्रह हुआ करता है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं। उसके बाद अपना प्यारा प्लैनेट आ जाएगा, जिसमें हमारा प्यारा देश भी स्थित है। हम बात कर रहे हैं किसका? अर्थ का, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। तो ये हो गया आपका अर्थ। मतलब सूर्य से तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? वो अर्थ हो जाएगा। और फिर सूर्य से चौथे नंबर पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन सा प्लैनेट? तो ये हो जाएगा आपका मार्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ यहाँ तक। अब यहाँ पर आप क्या देखो कि ये चारों जो प्लैनेट हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको इस टाइप का गोला गोला दिख रहा है छोटा छोटा, ये सारा क्या है? तो ये है आपका एस्टेरॉइड है। कोई एस्टेरॉइड बहुत बड़ा भी होता है, कोई एस्टेरॉइड बहुत छोटा भी होता है, ठीक है। इसी को हिंदी में कहा जाता है आपका क्षुद्र ग्रह। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो आपका बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति को जो सेपरेट करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट। कौन सा बेल्ट कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। देखिएगा यहाँ पे इसका स्पेलिंग हो जाएगा ASTEROID, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये क्या करता है? मंगल और बृहस्पति को सेपरेट कर रहा है। दूसरा, पहला तो ये चीज हो गया, मंगल और बृहस्पति को सेपरेट कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को भी सेपरेट कर रहा है। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, क्या अंतर है दोनों में? तब जब आप सूर्य से लगातार 4 जो प्लैनेट होता है ना, इसको एक शब्द में इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। इनर प्लैनेट, ठीक है, इसको इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। इसको टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी कहा जाता है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट, ठीक है। क्या होता है इसमें अंतर? तो सबसे पहले तो अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो जो आपका आउटर प्लैनेट होता है वो इनर प्लैनेट के कंपेयर में बड़ा होता है। कैसे? आप इधर का चारों प्लैनेट देखो और उधर का प्लैनेट देखो तो आपको बड़ा दिखेगा, तो इनर प्लैनेट जो है आउटर प्लैनेट से छोटा होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि जो आपका इनर प्लैनेट होता है ना, ये आपका ठोस रूप में भी होता है। अपना पृथ्वी ही देख लो, है ना, ठोस रूप में। और वहीं आपका जो आपका आउटर प्लैनेट होता है ना, वो मैक्सिमम गैसीय रूप में बना होता है। आपका बृहस्पति हो गया, आपका शनि हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके गैसीय फॉर्म में बने होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मंगल, और यहाँ पे आज इसका भी हिंदी देख लेते हैं, इंग्लिश देख लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं समझ में आता है। ये हो गया आपका मंगल के बाद जो एस्टेरॉइड बेल्ट आता है उसको कहते हैं बृहस्पति, मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाला ग्रह। इसको क्या कहा जाता है? बृहस्पति। और हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? जुपिटर, ठीक है। ये हो गया आपका जुपिटर। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका सैटर्न, ठीक है। जुपिटर के बाद आ जाएगा सैटर्न, SATURN। उसके बाद हो जाएगा आपका यूरेनस, उसके बाद आएगा आपका यूरेनस, और उसके बाद आ जाएगा आपका नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। तो पहले के टाइम में ना आपका 9 प्लैनेट हुआ करता था। एक और प्लैनेट था प्लूटो, जिसको अब काउंट नहीं करते। देखो कितने लोग बोलते हैं ना कि प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को गिनती से हटा दिया गया, संख्या से हटा दिया गया। प्लूटो अभी भी वहां पर है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे लास्ट का हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा। एक बार हम लोग क्रम देखते हैं। शुरू में क्या हो जाएगा? तो मरकरी होगा, वेनस होगा, देन अर्थ होगा, फिर आपका मार्स होगा, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? तो जुपिटर आएगा, सैटर्न आएगा, यूरेनस आएगा, नेपच्यून आएगा। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। बेल्ट हम लोग क्या देखें? तो 2 बेल्ट होता है।
एक आपका पहले ही होता है मंगल और बृहस्पति को सेपरेट करता है एस्टेरॉयड बेल्ट, और एक आपका नेपच्यून के बाद भी एक बेल्ट आता है, ठीक है। एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेपच्यून के बाद जो बेल्ट आता है उसे क्या कहा जाता है, और ध्यान से देख लीजिएगा, वो बेल्ट जो होता है ना बहुत ठंडा होता है, उसको कहा जाता है क्यूपर बेल्ट, उसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। नेपच्यून के बाद जो बेल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, क्यूपर बेल्ट होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना। देखिएगा, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था, तो मगध पे सबसे पहले शासन किया था हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश शासन किया था, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, ठीक है, ये ग हो जाएगा, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हो जाएगा। और थर्ड में हो जाएगा आपका नंद वंश, नंद वंश, और चौथे पे आ जाएगा मौर्य वंश। सही जा रहा है ना, एक बार देखिएगा, हाँ चलिए सही है, मौर्य वंश। तो मगध पर मतलब अपने बिहार की धरती पर शासन करने वाला इतने सारे वंश रहे थे, जिसमें शुरुआत हर्यक वंश के द्वारा हुआ था। हम किस वंश के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का एक शासक कह लो या संस्थापक कह लो, नंद वंश का शासक कह लो या संस्थापक कह लो, था कौन ये व्यक्ति, तो ये व्यक्ति था महापद्म नंद, महापद्म नंद, ठीक है। ये व्यक्ति कौन था, तो ये था आपका महापद्म, जिसने आपका नंद वंश का संस्थापक भी था। और इसको कौन सा वर्ड दिया गया था, अपरो परशुराम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, और इन्हीं 8 पुत्र में से जो सबसे छोटा पुत्र था वो कौन था, वो था आपका घनानंद, ठीक है। वो कौन था, घनानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। और ये बहुत ही क्रूर और घटिया टाइप का शासक था, ये बहुत ही क्रूर और घटिया टाइप का शासक था, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने में यकीन करता था, प्रजा को बहुत परेशान करता था। और इसी के टाइम पे उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण होना था, बट इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसी समय आपका चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक छोटा मोटा शासक निकल करके आया, जो भारत ही नहीं अखंड भारत का निर्माण किया था। तो वही वो किस वंश का था, वो था आपका मौर्य वंश का, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि घनानंद हो जाए, महापद्म नंद हो जाए, ये किस वंश के शासक थे, तो ये थे आपके नंद वंश के शासक। अगर हम लोग और भी देखें महापद्म नंद के बारे में, तो इसको पुराण में उग्रसेन कहा गया है, ठीक है, पुराण में इसको उग्रसेन कहा गया है, ठीक है। इसको भार्गव भी कहा जाता है, भार्गव। अपरो परशुराम भी कहा जाता है, अपरो परशुराम, ये सारा इसी का उपाधि है, उपनाम है। एक और हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, ठीक है। ये सारे इसी के उपाधि थे, महापद्म नंद के थे। इन सारी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार जो था ये किसका पुत्र था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसका चर्चा भी हम लोग किए। घनानंद को मार के अगला शासक कौन बनेगा अगले वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा कौन था, बिंदुसार था। अजातशत्रु के बारे में बात करें तो ये हर्यक वंश का शासक रहा था, जिसको कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से, इसको कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। आप बताइएगा कालाशोक के बारे में, चलो बता ही देते हैं। कालाशोक को काक वर्ण भी कहा जाता था, और ये शिशुनाग वंश का शासक रहा था, ठीक है, शिशुनाग वंश का। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। हम लोग को पता है कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है आपका संसद ये नए नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। ये आपका नए नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, और इसी के तहत बहुत सारे राज्यों को काट करके दूसरे राज्य का निर्माण किया गया था। तो देखिएगा यहाँ पे, तो सवाल ये था कि कितने जिले को काट करके, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले तो आएगा, आई थिंक ऑप्शन इसका थोड़ा सा एरर दिया है, कितने जिले को काट कर। तो देखो हुआ क्या था ना कि अविभाजित बिहार, आप इसको इसके लिए यूज कर सकते हो, अविभाजित बिहार। अविभाजित बिहार में कभी आपके 55 जिले हुआ करते थे, ठीक है, 55 जिले हुआ करते थे। इनमें से 18 जिले को काटकर, इनमें से 18 जिले को काट करके क्या हुआ था, तो आपका झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, झारखंड राज्य,
झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और बिहार में कितने जिले बचे थे? तो बिहार सॉरी बिहार में 37 जिले बचे थे। तो जब आपका झारखंड बना था उस समय उसके पास कितने जिले थे? 18। और 15 नवंबर 2000 के बाद हमारे बिहार में कितने जिले बचे थे? तो ये बचा था आपका 37। लेकिन अभी के समय में बिहार में कितने जिले हैं? अभी के समय बिहार में 38 जिले हैं। झारखंड में कितने हैं? झारखंड में भी बढ़ गए हैं। और ये आप बताइएगा कि अभी झारखंड में कितने जिले हैं। अगर और यहाँ पे देखें तो हमारे दक्षिणी बिहार का लगभग 46% एरिया को अलग करके क्या किया गया था? झारखंड का निर्माण किया गया था। अगर झारखंड के बारे में देखें तो झारखंड के प्रथम सीएम कौन थे? झारखंड के प्रथम सीएम तो ये थे आपके बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके प्रभात कुमार। चलिए एक और सवाल आपके लिए, दोनों के बारे में आप बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है और प्रेजेंट टाइम में प्रभात कुमार कौन है। ठीक है। और देखो अगर और भी देखते हैं तो हमारे बिहार से उड़ीसा कब सेपरेट हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार कब अस्तित्व में आया था? 1912 में। कब? तो जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपका बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल से। सुनते जाओ पहले। 1912 में क्या हुआ कि बंगाल को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, 1912 में क्या हुआ कि बंगाल से बिहार को सेपरेट कर दिया गया था। और उस समय बिहार में उड़ीसा वाला प्रांत भी आता था। 1912 में हुआ। 1936 में क्या हुआ कि बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार से झारखंड अलग कर दिया। मतलब जो अपना इतना बड़ा सा बिहार था उसको छाट करके छोटा कर दिया गया। और आपका जो झारखंड बना था, ठीक है, झारखंड जो बना था ये कितने नंबर का राज्य बना था? कितने नंबर का? तो ये आपका 28 नंबर का राज्य बना था। 28 नंबर का। आपसे सवाल करता है कि झारखंड से अपने बिहार के कितने जिले टच होते हैं? तो ये हो जाएगा 8। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अंतिम नंबर का जिला कौन बना? अरवल बना है। किससे अलग होकर के बना है? जहानाबाद से अलग होकर के बना। और झारखंड के साथ कितने जिला यहाँ पे टच हो रहा है? तो ये हो जाएगा 8 जिला। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर और भी देखें हमारे बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे दक्षिणी हो जाएगा आपका गया। सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? गया। सबसे आपसे पूछता है पूर्वी, तो सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। और सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। हमारा पटना देखो यहाँ पे पड़ता है, जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वो आपका दक्षिणी साइड पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई मारिएगा और ये हो जाएगा आपका 18। चलो आगे आते हैं। देखो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन वर्ड जो है ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यूज होता था। और ये वर्ड कौन दिया था? तो ये वर्ड दिए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, कभी भारत में ऐसा सिचुएशन रहा था जहाँ पे कुछ कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होने लगा था, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ था हरिजन, मतलब भगवान के लोग, है ना। और आरक्षण देकर के इनको बराबर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आते हैं, सवाल है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके, देखिएगा, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो थे ये हमारे बिहार के आपके हरिजन मंत्री रहे थे, जो 1968 से 1972, ध्यान से सुनना इस लाइन को, 1968 से 1972 तक सीएम रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं 1968 से बने थे और कंटिन्यू रहे थे, थोड़े थोड़े दिन का इनका टेन्योर रहता। पहली बार जो बने थे ना वो 100 दिनों के लिए बने थे, दूसरी बार जो बने 13 दिनों के लिए बने, और तीसरी बार जो बने थे वो 222 दिनों के लिए बने थे। मतलब किसी ना किसी तरह का करते करते ये 3 बार क्या रहे थे? तो बिहार के सीएम रहे थे। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अभी बिहार पहले सीएम कौन थे बिहार के? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम थे, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लालू यादव बहुत चर्चित सीएम रहे थे अपने भारत के, अपने बिहार के। ठीक है, लालू यादव ये कब बने थे? तो ये बने थे आपके 1990 से 95 के बीच।
ठीक है। 1990 से 95 के बीच एक बार और बने थे, 95 से 97 के बीच, ठीक ना। अगर और देखें, नीतीश कुमार जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ये आपके पहली बार सीएम कौन बने थे? 2000 में, और लगातार आपके 9 बार ये आपका शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और फिलहाल जिस टाइम में हम लोग चल रहे हैं 2024, इस समय भी सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार, है ना, नीतीश कुमार। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? सबसे पहले तो आ जाओ कि हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप भाग 17 को पढ़ते हो, हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं नंबर के अकॉर्डिंग, बट गिनती के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको 25 भाग दिख जाएंगे, जिसमें से एक भाग खत्म किया गया, 4 भाग। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिएगा, संविधान में टोटल 22 भाग हुआ करता था, संविधान में टोटल 22 भाग हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि संशोधन करके कुछ भाग बढ़ाए गए, संशोधन करके कुछ भाग खत्म किए गए। तो खत्म में पहले आप नहीं, चलो पहले जो ऐड हुआ ना उसको देख लेते हैं। एक आपका 4 का क ऐड हुआ, फिर आपका एक और जो ऐड हुआ वो देखिएगा 9 का क ऐड हुआ, 9 का ख ऐड हुआ, और आपका 14 का क ऐड हुआ। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो 22 4 कितना हो गया? 26 हो गया ना। 22 4 26। इसमें से एक खत्म कर दिया गया। खत्म किसको किया गया? भाग 7 को खत्म कर दिया गया। और जब 26 में आप एक खत्म करोगे तो कितना हो गया? 25। तो गिनती के अकॉर्डिंग 25 है, और संख्या के अकॉर्डिंग अभी भी लास्ट नंबर में कहाँ पे आता है? तो 22 में ही आता है, ठीक है। आप भाग देखोगे तो सबसे लास्ट नंबर में कौन सा आएगा? 22 ही आएगा। तो इसी 22 में से जब आप 17 नंबर का भाग उठाते हो तो यहाँ पर आपको किसका चर्चा मिलेगा? राजभाषा का, ठीक है। किस चीज का चर्चा मिलेगा? राजभाषा का चर्चा मिलेगा, जो आपका कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में आ जाएगा? तो अनुच्छेद में आ जाएगा आपका 343 से 351, 343 से 351 के बीच भारत के राजभाषा का चर्चा किया गया है। अगर हम लोग और भी देखें तो 343 का 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। 343 के 1 में, 343 के 1 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा ये कौन सी होगी? ये होगी हिंदी, ये होगी हिंदी। और लिपि क्या होगी? लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, है ना। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका देवनागरी। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी देवनागरी। 344 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। 344 कहता है कि आपको राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा, 344 में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वह राजभाषा के संबंध में राजभाषा आयोग का गठन कर सके। लाइन को फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वो राजभाषा आयोग का स्थापना कर सके, राजभाषा आयोग का। आपसे सवाल करता है कि पहली राजभाषा आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था? तो 1955 में पहली राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था। और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। और एक चीज और याद रखिएगा, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं। देखिएगा, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस, देखो हाथी हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, बहुत पूजनीय है। मतलब आप देख लो कि हाथी को शुभ, गरिमा, विरासत का प्रतीक माना जाता है। इवन जो हाथी होते हैं ना उनको भगवान गणेश का भी स्वरूप माना जाता है। तो शुभ है, धार्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और होता क्या था ना कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो हाथी को एक विरासत के रूप में, एक संपन्न फैमिली या संपन्न साम्राज्य के रूप में समझते थे। या फिर आप देखते होंगे ना कि आपके घर में भी अगर महिला होंगी तो वो हाथ में व्हाइट कलर का चूड़ी पहनती हैं, जिनको शंखा या पोला कहा जाता है। तो मेनली वो ना रियल में हाथी के दांतों का ही बनता था। अब तो चलो प्लास्टिक का भी मिल जाता है फैशन के लिए। तो यही सब चीज बनाने के लिए ना हाथी के दांत का स्मगलिंग वगैरह होता था। इस चीज पर रोक लगाने के लिए जब हाथियों की संख्या कम होने लगी तो 1992 में 1992 में हाथी प्रोजेक्ट लाया गया। और फिर आपका हाथी को बचाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाने लगा। और कब मनाया जाने लगा? तो ये मनाया जाने लगा 12 अगस्त को, ठीक है। कब? 12 अगस्त को।
एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का विरासत पशु कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, हाथी। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, ये आया था आपका 1992 में, ठीक ना। और जो हाथी होता है ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिस वजह से हाथी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इनको बचाने के लिए हाथी प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके यूज से क्या होगा कि हाथी को उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो उनको दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। देखो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप महिला दिवस पढ़ते हो, आप योगा दिवस पढ़ते हो, आप गणतंत्र दिवस पढ़ रहे हो ना, तो ये सबकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी में, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग उपनिवेश बने हुए थे बहुत सारे लोगों के, हमारे पास कौन कौन आए थे, तो इस फॉर्म में आए थे बहुत सारे PDEDF, है ना। ये सारे लोग आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे और राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिए थे। इनमें से सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर भारी पड़ा था वो पड़ा था कौन, वो पड़ा था आपका अंग्रेज। और अंग्रेजों से फाइनली हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। जबकि फाइनल रूप से हम लोग जो फाइनली रूप से जो हम लोग आजाद हुए थे वो पुर्तगाली से हुए थे, और वो कब हुए थे, 1961 में। हमारा कुछ एरिया गोवा, दमनदीप, दादर, गोवा और दमनदीप, ये जो दो एरिया था ये आपका पुर्तगालियों के पास था। 1961 19 दिसंबर को इसको आजाद कराए, गोवा और दमनदीप को। उस समय दोनों को यूटी बना दिया गया। आगे जाकर के गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ये चीज हुआ। तो ये जो आपका इस बार का थीम देखो, 77वां वर्षगांठ है और 78वां आपका क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम रखा गया है विकसित भारत। वैसे आपको पता है 14 अगस्त को भी कुछ मनाया जाता है हमारे देश में, ठीक है, पाकिस्तान का बात नहीं हो रहा है। 14 अगस्त को इस दिन मनाया जाता है विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग को आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा घाव मिला था। घाव कहने का अर्थ है कि हमसे हमारा एक अंग को अलग कर दिया गया था। और कौन सा अंग को अलग कर दिया गया था, तो जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई, तो मोदी जी के द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। और कब घोषणा की गई थी, 2021 में, ठीक ना। चलो आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है यहाँ पे। और आपको पता है अभी हम लोग मनाए थे, आप मतलब मनाए नहीं थे, पढ़े थे, ठीक ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। चलो पहले और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है, बताओ आप पहले। जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका ये जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जनवरी माह में। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये चीज मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में चल रहे हैं। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। घोषणा कब हुआ था, 1984 में। मनाया कब से जा रहा है, 1985 से, सही जा रहे हैं ना। चलो हाँ, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपका कब से मनाया जा रहा है, ये आपका मनाया जा रहा है 1985 से। क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 देखिएगा यहाँ पे 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत रहे थे, लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव किए थे, लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा दिए थे। इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गया 12 जनवरी का। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, 2010 में। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखना यहाँ पे, भारत का पहला देखो, पहला जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको याद रखना ही पड़ेगा, पहले वाले को याद भी रहता है पहला वाला। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM
किस राज्य में खोला गया है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्किप करो, यहाँ पे आओ कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया था? एकदम से पहला वाला, तो एकदम से पहला वाला खोला गया था हमारे भारत का एक शहर कौन सा? तो ये आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में खोला गया था। और हरियाणा में भी कहाँ? तो हरियाणा का एक शहर गुरुग्राम, गुरुग्राम में खोला गया था। किस नाम से खोला गया था? अन्नपूर्णा के नाम से खोला गया था। यहाँ कौन कौन सा अनाज मिलता था? तो चावल मिलता था, गेहूं मिलता था और आपका बाजरा मिलता था। तो इसका मतलब अगर आपके यहाँ चावल खत्म हुआ तो जाके वहां से निकाल लो, गेहूं खत्म हुआ तो वहां से निकालो ना बाबू, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था यहाँ पे? तो ये चीज था कि आपका जो होते हैं ना वो कंट्रोल वाले लाभार्थी जो होते हैं, तो उनके लिए ये चीज होता था। और ये जो भी 2400 घंटा वाला जो आप सुन रहे हो ना, इसमें भी वही है कि अब आपको जाकर के लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप वहाँ पे अपना वो जो कंट्रोल वाला जो कार्ड दिया जाता है वो कार्ड को डालोगे, अपना बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र दोगे वहाँ पे, और आपके हिस्से का जितना चावल, जितना गेहूं या फिर जितना भी सामान निकलना चाहिए वो क्या हो जाएगा? वो वहां पर से रिलीज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो आपका 24/7 चलने वाला जो एटीएम है, ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हमारे बिहार से 1936 में अलग हुआ एक राज्य, कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में ये आपका ये एटीएम खुला है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका 24/7 आपका क्या है? तो सेवा देने वाला एक एटीएम है जो बायोमेट्रिक प्रणाली पे चलेगा, है ना। और खुद से यहाँ पर क्या होगा कि लाभार्थी जो है खुद से अनाज निकाल लेंगे, उनको किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ के सीएम कौन है अभी? तो मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? ये हो जाएंगे रघुवर दास, ये हो जाएंगे रघुवर दास, ठीक है। उड़ीसा जो है इसको पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, उत्कल के नाम से जाना जाता था। यहाँ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपका उड़ीसा में ही मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा एक सेकेंड, चलो अपना 10 ही क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चन था आज, कोई नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 25 वाला भी चल रहा है, 10 वाला भी चल रहा है, तो आप लोग भी इस चीज को कंटिन्यू बनाए रखिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू ही रहे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।